तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग UPSSC पेट के प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए GK GS के 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल अभी मैं जब आप लोगों को क्वेश्चन कराऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं, और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जाँचना है। मेरा यही मकसद है इस प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोग लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इन क्वेश्चंस में। अगर आपकी तैयारी आप अगर इसमें 50 में से 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं तब आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की मानी जाएगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व बक्सर की लड़ाई में कौन कर रहा था? तो इसका आपको आंसर देना है, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था बक्सर की लड़ाई में? तो पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था। तो बक्सर का युद्ध जो है आपका, बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था, और इसमें ब्रिटिश सेना की तरफ से हेक्टर मुनरो ने लड़ाई लड़ी थी, और दूसरी तरफ जो थे उस बंगाल के गवर्नर जो थे उस समय के मीर कासिम और शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय जो थे, इन लोगों के बीच हुआ था। ये तीन लोग एक साथ मिलकर लड़े थे, और फिर क्या हुआ था, अंग्रेज़ सेना जो है इन्होंने पराजित कर दिया था इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से, और इस तरह से ब्रिटिश शासन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हेक्टर मुनरो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किसने पारित किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम जो है ये आपका कब आया था? 1783 ईस्वी में आया था, और ये किसके समय आया था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो उसका नाम था लॉर्ड लिटन। तो आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको साथ साथ करते रहिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें से ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है और एकदम पेपर के पैटर्न पे ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जो है ये आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, सिंगापुर। सिंगापुर में हुआ था, और कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था? तो मोहन सिंह ने स्थापना की थी सिंगापुर में। मोहन सिंह ने राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना की 1943 में स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान नहीं है? आपको पता होगा भारत शासन अधिनियम जो है 1935 जो आया था वो काफ़ी बड़ा अधिनियम था। इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, और हमारा जो संविधान है उसमें डायरेक्टली इस अधिनियम से बहुत सारे नियम कानून लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें नहीं है। तो कोई प्रांतीय स्वायत्तता नहीं है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, तो ये आपका सही है, ये था उसमें प्रावधान। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना ये भी उसी के तहत हुई थी, और राज्य सचिव परिषद का पद जो है ये समाप्त कर दिया गया था, ये भी उसी के अधीन हुआ था। तो इसमें से आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये जो है इसका भारत शासन अधिनियम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो मृच्छकटिका आप लोगों को पता होगा, मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो मृच्छकटिका जो है आपका शूद्रक की ये रचना है, शूद्रक। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, शूद्रक की ये रचना है मृच्छकटिका। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विशाख दत्त। विशाख दत्त जो हैं इनकी एक रचना है, बहुत फेमस रचना है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। ये काफ़ी पूछी जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की है। और मृच्छकटिका किसकी रचना है? तो शूद्रक की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मैं आंसर ही बताऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है? तो आपको पता होगा अशोक के जो शिलालेख हैं, दीर्घ शिलालेख हैं, कुछ लघु शिलालेख हैं, और कुछ स्तंभ भी हैं। तो उनमें से धम्म नीति की व्याख्या जो है किसमें की गई है? तो आपको पता होगा अशोक के जो दीर्घ शिलालेख हैं, दीर्घ शिलालेख में धम्म नीति के बारे में ही बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसे पेशवा के रूप में? तो बालाजी विश्वनाथ जो थे उनकी मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम जो था उसको पेशवा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो साहू जी महाराज थे उनके द्वारा बाजीराव प्रथम को बनाया गया था। और फिर बाजीराव प्रथम का जो पुत्र था, बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव बने, और फिर उसके बाद पेशवा माधवराव बने। ये सीक्वेंस है आपका। और ये जो शाह जी भोसले हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में
कैबिनेट मिशन कब आया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन आपको पता होगा कैबिनेट मिशन किस लिए आया था। तो भारतीयों को जो मतलब स्वतंत्रता दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमेटी भेजी गई थी, उसी को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और ये कब आया था इंडिया में? तो कैबिनेट मिशन जो है आपका मार्च 1946 में आया था भारत। 1946 कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, एक का नाम था सर पैट्रिक लॉरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स और जॉन साइमन, ये 3 लोग थे। इस कमेटी में 3 लोग थे, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को समयानुसार व्यवस्थित करें। इस टाइप के यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है, सुमेलित कीजिए या व्यवस्थित कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहला आपका दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह, तो ये आपका कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था 1917। फिर आपका असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका हुआ था 1920 में। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। और स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था 1905 में। तो अब आप इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो पहले हो जाएगा 4 नंबर, फिर उसके बाद हो जाएगा 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो आपका ये सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 1 2 3। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विदेश में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके हैं वीर सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो आपको पता होगा कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा शुरू किया गया था। और इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, आप लोगों को पता होगा। अगर आपने मेरा हिस्ट्री का लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है इन सब लोगों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से। और ये जो वीर सावरकर थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर ने की थी। और लाला हरदयाल जो थे, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। और जो ये मदन लाल ढींगरा थे, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोगी थे। और इंडिया हाउस जो है ये इन्होंने लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था, तो ये उसी के सदस्य थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोर घाट पश्चिमी घाट में स्थित है, निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट में 3 ये घाट हैं, भोर घाट, पाल घाट और थाल घाट। तो भोर घाट उनमें से जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जोड़ता है मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोर घाट। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा पाल घाट जो है वो जोड़ता है आपको मुंबई को नासिक से। और फिर जो है थाल घाट जो है वो आपका केरल में पड़ता है, कोचीन से कोयम्बटूर को ये जोड़ता है। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, इनमें से एक ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है घास के मैदानों से। तो पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उन्हें हम पंपास बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है अमेरिका। तो अमेरिका में घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? तो अमेरिका में बोला जाता है प्रेयरी प्रदेश। घास के मैदान जो है उन्हें प्रेयरी बोला जाता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है? तो डाउन्स बोला जाता है। इस प्रकार से ये घास के मैदान आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? इसमें आप लोगों को जीके जीएस के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी से क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ सिलेबस मैंने इसमें बनाया, सारे क्वेश्चंस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको सिलेबस से बाहर नहीं मिलेगा और सभी पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? तो इसमें आपका पहला दिया हुआ है राजसमंद झील राजस्थान। अगर आपने झीलों के बारे में पढ़ा है तो आप ये आंसर कर सकते हैं। राजसमंद झील राजस्थान, तशमोगो झील मेघालय, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश और हिमायत सागर झील तेलंगाना। तो इसमें से आपका कौन सा गलत है? तो राजसमंद झील तो राजस्थान में है ही, और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में ही है, और हिमायत सागर झील तेलंगाना में है। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत हो जाएगा। तशमोगो झील जो है ये मेघालय में नहीं सिक्किम में पड़ती है, सिक्किम में है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है? को आंसर देना है। भारतीय जनगणना जो है, भारत की जनगणना 2011 बस में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 34।
ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले 2021 के आंकड़े के अनुसार, 2021 के आंकड़े के अनुसार पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 2021 के अनुसार हो जाएगा 28.77 है। अभी करंट में जो 2021 का आंकड़ा आया था उसके अनुसार 28.77 है राष्ट्रीय मृत्यु दर। मतलब 1000 अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 28.77 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और आपसे पूछा गया है 2011 का आंकड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 134। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है आपका? वलित पर्वत जो होते हैं इनको मोड़दार पर्वत भी बोला जाता है, इन्हीं को मोड़दार पर्वत बोला जाता है। और आपसे पूछा गया है कि सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है आल्पस पर्वत, यूराल पर्वत, हिमालय पर्वत, माउंट किलिमंजारो। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो यूराल पर्वत है ये सबसे पुराना वलित पर्वत है। और वैसे तो हिमालय भी आपका वलित पर्वत का ही उदाहरण है, लेकिन ये सबसे पुराना नहीं है, ये न्यू है। हिमालय जो श्रेणी है ये नई श्रेणी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? तो आपको बताना है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ये क्वेश्चन तो सब लोगों को आता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में जो है, हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण जो है वो भारत में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी दोनों साथ होती हैं? तो आपको बताना है कि जब मुद्रास्फीति और मंदी दोनों साथ साथ होती हैं तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है। तो इसमें तो आप लोग ऑप्शन से ही देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है मुद्रास्फीति जनित मंदी। आपका यही आंसर राइट होगा। मुद्रास्फीति जनित मंदी बोला जाता है जब मंदी और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार कब से प्रारंभ किए गए थे? तो आपको पता होगा आर्थिक सुधार जो है इसी को बोला जाता है एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म जो है उसी को आर्थिक सुधार बोला जाता है। और इसका एक नाम और है, बोला जाता है उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं और इसका आंसर भी एक ही होगा। तो भारत में आर्थिक सुधार जो हैं वो शुरू किए गए थे जुलाई 1991 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। और ये उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे। इन दोनों लोगों के द्वारा ये नीति लागू की गई थी भारत के आर्थिक सुधार के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में, ये आपका इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को उनके अर्थशास्त्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो 1998 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। और अर्थशास्त्र की किस शाखा के लिए मिला था? तो इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आप लोगों को पता होगा कि ऐसा राष्ट्र जो सभी धर्मों को मान्यता देता हो, सभी धर्मों को बराबर इक्वल मानता हो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है। और आपको पता होगा कि ये पंथ निरपेक्ष, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता ये सब वर्ड जो हैं आपके बाद में जोड़े गए थे, प्रस्तावना में पहले नहीं था। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये सब वर्ड 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता है। फिर उसके बाद है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति आप लोगों को बताना है। तो आपको पता होगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का, वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो पहले उपराष्ट्रपति आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है। पहले उपराष्ट्रपति आपके कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और भी ऑप्शन है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो वायलेट अल्वा थी, वायलेट अल्वा कौन थी? ये तो जो भारतीय महिला थी राज्यसभा की, जो पहली उपसभापति महिला थी ये।
राज्यसभा की अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा वायलेट अल्वा। और तीसरा ऑप्शन आपको दिया है गणेश वासुदेव, तो ये कौन थे, तो ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है। तो सरपंच जो है गांव की पंचायत का जो मुखिया होता है उसे सरपंच बोला जाता है, और सरपंच जो है पंचायत समिति को अपना इस्तीफा सौंपता है। लेकिन यहाँ पे पंचायत समिति ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सरपंच अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। ऐसा तब होता है जब सरपंच पंचायत समिति उस समय ना हो या पंचायत समिति का कोई सदस्य ना हो, तब वो ग्राम विकास अधिकारी जो होता है उस समिति का, पंचायत का, उसको वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, जिला स्तर के किस विभाग में जिलाधिकारी प्रमुख होता है। तो जिलाधिकारी जो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो किन किन विभागों का प्रमुख होता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला राजस्व विभाग और पुलिस विभाग। तो राजस्व विभाग का तो डीएम हेड होता है, बट पुलिस विभाग का जो होता है वो एसपी होता है। और फिर इसके बाद आपका दिया है पुलिस विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग। तो पुलिस विभाग का एसपी होता है और सामान्य प्रशासन विभाग का डीएम होता है। दोनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। फिर थर्ड ऑप्शन दिया है सामान्य प्रशासन विभाग और न्याय विभाग। तो सामान्य प्रशासन विभाग का तो डीएम होता है, बट न्याय विभाग जो होता है उसका जिला जज होता है, जिला का। और फिर उसका चौथा ऑप्शन आपका दिया है राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग। तो राजस्व का भी डीएम होता है और सामान्य प्रशासन का भी डीएम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा राइट। ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो किसी ईंधन का ऊष्मीय मान, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा जो होती है वो जूल में मापी जाती है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान जो है वो भी जूल में ही होगा। तो जूल वाला आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट हो जाएगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम। बाकी वॉट जो है ये तो सामर्थ्य बताता है, न्यूटन जो है ये फोर्स की यूनिट है, किलोमीटर जो है ये दूरी का मात्रक है, तो आपका किलो जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, घरों में भू संपर्कन का उद्देश्य क्या है। भू संपर्कन मतलब जो होता है अर्थिंग, अर्थिंग जो होता है ग्राउंड से ली जाती है, आपको पता होगा। अर्थिंग का उद्देश्य क्या है, अर्थिंग किस लिए ली जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका है जमीन पर विद्युत धारा के चालन के लिए यथासंभव कम प्रतिरोध प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है जमीन पर विद्युत धारा के चालन के लिए यथासंभव अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना। और उपकरणों को उच्च वोल्टेज प्रदान करने के लिए या उपकरणों को कम वोल्टेज प्रदान करने। तो 4 ऑप्शन है आपके, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है जमीन पर विद्युत धारा के चालन के लिए यथासंभव कम प्रतिरोध प्राप्त करना, यही जो होता है अर्थिंग जो होता है इसी का उद्देश्य होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ताज़ा दूध का पीएच जो है 6 होता है, जब दूध से दही बनता है दही का पीएच क्या होगा। तो आपको पता होगा दूध जो होता है थोड़ा सा एसिडिक टाइप का होता है, तो इसका पीएच वैल्यू जो है 6 के समथिंग होता है। और जब ये दूध से दही बन जाता है तो इसकी जो अम्लीयता है वो बढ़ जाती है, और जब अम्लीयता बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, 6 से कम हो जाएगी। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, 6 से कम हो जाएगी। और आपको और भी पूछे जाते हैं मानव रक्त का पीएच क्या होता है। तो मानव रक्त का पीएच आपका लगभग 7.4 के आसपास होता है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो वो 7 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, रोग साइट्रस कैंकर, इसको आप लोग कैंकर ही पढ़िएगा, ये कैंसर नहीं है, सही लिखा हुआ है। साइट्रस कैंकर किसके कारण होता है, तो साइट्रस कैंकर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 नंबर, जीवाणु के द्वारा होता है। और ये पौधों में होने वाला एक रोग है। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं उस पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये रोग जो है जीवाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मुख्य बिंदु था। तो आपके ऑप्शन है डार्विन का सिद्धांत, एच.डी. ब्रीच का सिद्धांत, लैमार्क का सिद्धांत, वॉलेस का सिद्धांत। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट 3 नंबर ऑप्शन, लैमार्क का सिद्धांत जो था। और भी ऑप्शन जो दिए हैं हम उनको भी देख लेते हैं। तो डार्विन का जो सिद्धांत था, डार्विन और वॉलेस का सिद्धांत एक ही था, इन्होंने वंशानुगति का सिद्धांत दिया था। लेकिन और जो एच.डी. ब्रीच थे इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। आपने पढ़ा होगा बायो में मटर के बीज से जो संकर हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है और ये सब, तो ये सिद्धांत जो था एच.डी. ब्रीच ने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको बताना है। तो आपको पता होगा आज़ादी का
75वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई है और उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाना है। तो उसी के तहत सबसे पहला अमृत सरोवर जो है आपका उत्तर प्रदेश ज़िले में बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश ज़िले में कहाँ बनाया गया, तो ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो ये आपका रामपुर में बनाया गया है पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2022 में DRDO द्वारा किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा रॉकेट था? पिनाका मैक MK फर्स्ट, इस रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया था। इससे एक क्वेश्चन आप लोगों का डिफेंस से ये आता ज़रूर है हर बार, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यायर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो यायर लैपिड देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यह भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ये इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी जो है जेरूशलम है। आप लोगों को याद रखनी है, राजधानी और मुद्राएं भी आप लोगों से पूछी जाएंगी पेपर में। और इजराइल के इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? तो इजराइल के राष्ट्रपति जो हैं इसहाक हर्जोग जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में बंगाल को हराकर किसने संतोष ट्रॉफी जीती है? तो संतोष ट्रॉफी पहली बात तो ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है। और इस बार किसने जीती है 2022 में? तो इस बार संतोष ट्रॉफी जो है आपकी केरल ने जीती है। किसको हराकर? बंगाल को हराकर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में कोका कोला का सब ब्रांड थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1, शाहरुख खान को बनाया गया है थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ़ोन नंबर ऑप्शन, अटल इनोवेशन मिशन। इसको केंद्र सरकार ने 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का विभिन्न देशों की युद्ध सेवाओं के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय वायुसेना का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप लोगों को बताना है। फिर और मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पे प्रथम स्थान पे भारतीय वायुसेना जो प्रथम स्थान पे वो अमेरिकी एयरफोर्स है और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी चाइना की एयरफोर्स है और हमारी जो भारत की वायुसेना है वो आपकी तीसरे नंबर पे आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना जो है वो तीसरा स्थान विश्व में रखती है और चौथे नंबर पे आपका रसिया आता है। रसिया से हम लोग आगे हैं भारतीय वायुसेना के मामले में। इसमें क्या देखा जाता है कि किस राष्ट्र की सेना के पास कितने ज़्यादा विमान है और कितनी ज़्यादा फोर्स पावर है। तो इंडिया जो है इस मामले में तीसरे स्थान पे आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आयशा मलिक, हिना रब्बानी, मलिक जहां और उजैरा बलोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का आयशा मलिक जो है ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन है, 17 मई से 25 मई 2022 के बीच होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मान का आधिकारिक देश कौन सा रहा है? तो इसका आंसर आपको देना है। कांस फिल्म फेस्टिवल जो था उसमें सम्मान का आधिकारिक देश कौन रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना इंडिया रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा को किस विश्वविद्यालय संस्थान ने डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, HSNC विश्वविद्यालय। ये सब करंट के क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो आपको पता होगा कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है और इसका निर्धारण कब किया गया था? तो इसका निर्धारण जो है 1914 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आपका। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेडक्लिफ रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो आपकी डूरंड रेखा है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? एक क्वेश्चन आप लोगों का इसमें से आएगा ज़रूर, तो आप लोगों को बताना है अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है। तो आपके ऑप्शन है लीरा, डॉलर, यूरो, पीसो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट हो जाएगा। अर्जेंटीना की मुद्रा है पीसो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। फिर
फिर अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का क्या नाम है। तो हिमाचल प्रदेश की वैसे तो राजधानी शिमला है, लेकिन दूसरी राजधानी विंटर कैपिटल जो है वो आपको बतानी है। शिमला जो है वो समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल आपकी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, तो धर्मशाला जो है वो हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल है। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं आप लोगों को पता होगा, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राज्यसभा में यूपी में ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 31 सीटें हैं टोटल। फिर अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हृदय दिवस आपका कब मनाया जाता है, डे से भी आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। तो इसका आंसर नंबर राइट हो जाएगा 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है विवेकानंद राक, तो विवेकानंद राक मेमोरियल आपका कहाँ स्थित है आपको पता होगा, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है, भारत का जो लास्ट पॉइंट है नीचे, तो वहीं पे ये कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद राक मेमोरियल। फिर अगला क्वेश्चन है बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। आपको बताना है बुल फाइटिंग जो है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। आपके ऑप्शन है जर्मनी, इटली, स्पेन, तुर्की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पेन का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, बुल फाइटिंग है। फिर अगला क्वेश्चन है द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो द गाइड पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। तो द गाइड पुस्तक के लेखक हैं आपके R.K. नारायण जी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। पुस्तकें आप लोग पढ़ के जाइएगा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था। तो भारत रत्न पुरस्कार जो है आपका शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा 1954 ईस्वी में। और ये सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया था। तो किस किस को दिया गया था, ये पिछले वर्ष आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसको दिया गया था, तो सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सर CV रमन, इन 3 लोगों को ये भारत रत्न 1954 में पहली बार दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका हाथी संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी। तो हाथी संरक्षण परियोजना आपकी जो है ये कब शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, 1992 में शुरू की गई थी हाथी संरक्षण परियोजना। तो इस प्रकार से ये आपके 50 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। और आप हमें अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं या जो भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अभी आप लोगों के लिए और लेके आऊँगा, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप लोगों को कोई कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हैं, ये ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी अगर आप PDF लेना चाहें तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।